हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की हिस्ट्री की क्विक रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो अभी कुछ दिन पहले 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन वो पिछली क्लासों में कवर कर दिए गए। तो आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कब हुआ, कितने चरणों में हुआ, उसको पढ़ेंगे। और साथ में ही जो कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे राजस्थान के, उनका कितना योगदान रहा। और तीसरा, लास्ट में कुछ समाचार पत्र थे, उन्होंने अपनी क्या क्या भूमिकाएं निभाई, किस रियासत ने कौन से समाचार पत्र निकाले, कुछ सेवा संघों की भी स्थापना हुई थी। तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप 13 से 14 क्लासेस हुई हैं, उसको आप कहीं भी घूमते फिरते सुन सकते हो। तो ये आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सारी क्लासें 30 से 40 मिनट की हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान का एकीकरण। तो आज़ादी के समय आपको पता भी होगा कि राजस्थान में कितनी 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कौन से थे? नीमराणा जो अभी अलवर में है, लावा, टोंक और कुशलगढ़, बांसवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा था। ये डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर आता था। तो सभी लोग राजस्थान में मिलने से पहले शायद कुछ रियासतों ने अपने अलग संघ बनाने की कोशिश की थी। वो चाहते थे कि हम अपना संघ मिलाकर अलग हो जाएं। तो इसमें सबसे पहली जो पहल किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। वो राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, राजस्थान, मालवा तथा सौराष्ट्र की कुछ रियासतों को मिलाकर। इसके लिए वो 2 बार सम्मेलन आयोजित किए थे उदयपुर में। जो के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिक्यमल मुंशी, महाराणा भूपाल के कौन थे? एक पॉलिटिकल एजेंट यानी संवैधानिक सलाहकार, पॉलिटिकल एडवाइजरी थे। 5 जुलाई 1947 को क्या होता है? रियासती सचिवालय की स्थापना की जाती है। ये कौन करता है? केंद्र सरकार। जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और सचिव थे वो वीपी मेनन को बनाया गया था। 18 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसको पारित किया गया था। और इसकी जो धारा 8 है उसके अनुसार जो देसी रियासतों की अंग्रेज़ों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। ये एक और घोषणा करता है रियासती सचिवालय। इसके अनुसार जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक और आय 1 करोड़ से अधिक है वो ही स्वतंत्र रह सकती हैं। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए राजस्थान की सिर्फ 4 रियासतें थी जिनकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन और जो इनकम है वो 1 करोड़ से अधिक थी। तो इस क्राइटेरिया में 4 ही रियासतें राजस्थान में ऐसी थीं: मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। 7 अगस्त 1947 को जो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर इन्होंने किए थे। ये राजस्थान में फर्स्ट थे। और अंतिम अपने जो 15 अगस्त था स्वतंत्रता दिवस, उससे जस्ट एक दिन पहले जो उदयपुर के जो भान सिंह होते हैं वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। ये सबसे लास्ट थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय जो बांसवाड़ा मारावल चंद्रवीर सिंह थे उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये छोटे कोई एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है कि किस महाराज ने रियासत ने क्या बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किस रियासत के महाराजा ने बोला था? तो आप याद रखिए, बांसवाड़ा के ये मारावल चंद्रवीर सिंह जो थे उन्होंने ऐसा बोला था। तो आपको पता है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट होता है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए था। जैसे कि पहला डेट को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन से संघ कौन सी डेट में बना। दूसरा
कौन से संघ में कौन सी रियासतों का विलय किया गया। तीसरा, इनके प्रधानमंत्री कौन थे। ये ही 3 टाइप के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला डेट से रिलेटेड हो गया, और दूसरा जो है कौन सी रियासतें कौन से संघ में जाके मिली, और तीसरा इनके प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्टार्ट करते हैं मत्स्य संघ, जिसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, KM मुंशी द्वारा। धौलपुर के जो उदयभान सिंह थे उनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ की जो राजधानी अलवर को बनाया गया। उद्घाटन बट कहाँ हुआ था इसका, भरतपुर में। कौन किया, NV गढ़गिल ने 18 मार्च 1948 को किया था। तो इसकी डेट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दिनांक में हुआ था। तो आप ये याद रखिए। और आपको ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है कि मत्स्य संघ में नीमराणा जो ठिकाना था उसका भी इसमें विलय होता है। प्रधानमंत्री इसके शोभाराम कुमावत थे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है, ABCD प्लस नीमराणा। A मतलब अलवर, B मतलब भरतपुर, C मतलब करौली और D मतलब धौलपुर। डेट याद रखनी है 18 मार्च 1948। प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट हैं, ये अलवर से थे, शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये भरतपुर के थे। कुछ अन्य मंत्री भी थे जैसे कि गोपीलाल यादव, चिरंजी लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह और मास्टर भोलानाथ। जनसंख्या इसकी 18 लाख थी। आय इसकी 1.84 करोड़ थी। अलवर तथा जो भरतपुर रियासत थी उन पर भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी के जो असैसिनेशन की न्यूज़ थी कि उसमें अलवर के जो राजा हैं उनका कहीं ना कहीं हाथ माना जा रहा था। तो इसलिए भारत सरकार ने पहले ही इन रियासतों पर नियंत्रण करके रखा हुआ था। दूसरे चरण की स्टार्ट होती है 25 मार्च 1948 को। सेम NV गढ़गिल जो थे उन्होंने कोटा में उद्घाटन किया था। राजस्थान संघ इसको नाम दिया क्योंकि इसमें जो हाड़ौती वाला पूरा एरिया था साथ में अन्य कुछ रियासतें थी वो मिलके राजस्थान संघ बनता है। इसके जो राज प्रमुख थे वो भीम सिंह थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह। राजधानी कोटा को रखा गया क्योंकि बड़ा शहर था। झालावाड़, डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह थे उनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख उस टाइम पे बनाया गया। फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़ ठिकाना दूसरे चरण में आ गया। पहले में कौन सा था, नीमराणा, वो मत्स्य संघ में उसका विलय होता है, और दूसरा कुशलगढ़ ठिकाना वो द्वितीय चरण में इसका विलय होता है राजस्थान संघ में। इसके प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा थे। जनसंख्या 23.5 लाख, आय 1.90 करोड़ थी। शाहपुरा तथा जो किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। तो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि राजस्थान संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, तो उसमें एक ऑप्शन था उदयपुर। उदयपुर का राजस्थान संघ में विलय नहीं होता है क्योंकि उदयपुर का जो विलय होता है वो संयुक्त राजस्थान में होता है। तो उसका आंसर उस टाइम पे क्या था, उदयपुर। आंसर करेक्ट था। तो तीसरे चरण में क्या होता है, जो राजस्थान संघ था उसमें मेवाड़ का भी विलय हो गया था। इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है, 18 अप्रैल 1948 को। उद्घाटनकर्ता भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राजधानी उदयपुर को रखा गया। मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह थे उनको राज प्रमुख बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख में बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। प्रधानमंत्री इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, माणिक्यलाल वर्मा। उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। एक सेकंड माफ़ कीजिए, ये स्क्रीन पर टच हो गया इसलिए मिनिमाइज हो गया। इसको फिर से स्टार्ट करते हैं।
बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा चरण स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था जो प्रधानमंत्री थे तीसरे चरण में, जो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। अन्य मंत्री भूरेलाल बयां, भोगीलाल पांड्या, प्रेम नारायण माथुर, अभिन्न हरि, मोहनलाल सुखाड़िया, ब्रजसुंदर शर्मा। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? शोभाराम कुमावत। दूसरा, राजस्थान संघ के कौन थे? गोकुललाल असावा। संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मंत्रिमंडल में सामंतों की भागीदारी को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया था। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स की मांग रखी थी, तो उनको प्रिवी पर्स कितना दिया गया? 10 लाख। राज प्रमुख का वेतन 5 लाख रुपए फिक्स कर दिया था और धार्मिक अनुदान के लिए अलग से 5 लाख रुपए दिए थे। राम मनोहर लोहिया जो थे, उन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया तथा जो शेष रियासतों को जल्दी विलय की मांग की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? जो शेष रियासतें हैं वो जल्दी से जल्दी विलय की मांग करें। चतुर्थ चरण, जिसको हम वृहद राजस्थान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि संयुक्त राजस्थान में ऑलरेडी पहले से ही राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ का एरिया विलय हो चुका था। उसके बाद बचती है कुछ 3-4 बड़ी बड़ी रियासतें, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ये चारों का विलय होने के बाद वृहद राजस्थान बोला गया और इसी दिन हम राजस्थान दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। उद्घाटन चैत्र शुक्ल एकम को किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में। किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें जो महाराज प्रमुख थे वो महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ को बनाया गया। राज प्रमुख थे वो सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर को बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, हनवंत सिंह जोधपुर, और उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। इसके प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट हैं हीरालाल शास्त्री। अन्य मंत्री भूरेलाल बयां, राव राजा हनवंत सिंह, प्रेम नारायण माथुर, सिद्धराज टड्डा, रघुवर दयाल गोयल, वेदपाल त्यागी, नरसिंह कछवा, फूलचंद बाफना, प्रेम नारायण माथुर। प्रिवी पर्स डिसाइड किए गए। जयपुर को दिए गए 18 लाख, जोधपुर को 17.5 लाख, बीकानेर को 17 लाख। तो एक BR पटेल समिति का गठन किया गया था। क्यों? क्योंकि राजधानी को लेकर जयपुर और जोधपुर की जो रियासतें थी उनमें विवाद हो गया। विवाद ये था कि जो कुछ लोग जयपुर की साइड वाले थे वो लोग चाहते थे कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए, और जो पश्चिमी राजस्थान के लोग थे वो चाहते थे कि जोधपुर को राजधानी बनाया जाए। तो इस विवाद के समाधान के लिए BR पटेल समिति का गठन होता है। उसके अध्यक्ष खुद BR पटेल और उसके अन्य सदस्य 2 थे, TC पुरी और SP सिन्हा। तो इस समिति की जो सिफारिश है, उन्होंने बोला कि जो राजधानी है वो जयपुर को बनाया गया, क्योंकि जो सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं एक राजधानी के लिए, कि उसके लिए प्रॉपर पानी की उपलब्धता, उसकी कनेक्टिविटी अदर स्टेट्स के साथ, तो जयपुर में सबसे ज़्यादा थी। तो इसीलिए जयपुर को राजधानी बनाया गया और जोधपुर जो थे उसको उच्च न्यायालय दे दिया गया। 19 जुलाई 1948 को जो लावा ठिकाना होता है वो जयपुर रियासत में मिला दिया गया था।
अब हम पढ़ते हैं पंचम चरण यानी पांचवा, जिसको संयुक्त वृहद राजस्थान बोला गया। क्यों? क्योंकि वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हो गया था। कब हुआ? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किया गया। इस विलय के लिए शंकरराव देव समिति का गठन किया गया। समिति के अन्य सदस्य R.K. सिद्धवा, प्रभुदयाल, शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। फिर छठवां चरण आता है, सिरोही रियासत का विभाजन किया गया। आबू व दिलवाड़ा सहित जो 89 गांव थे वो बॉम्बे में मिलाए गए तथा जो शेष सिरोही जो बच गया था वो राजस्थान दे दिया गया। और राजस्थान इसमें साथ में जो गोकुल भाई भट्ट का गांव था हातल, उसमें शामिल कर लिया गया राजस्थान में। फिर इस अनुचित विलय पर वल्लभ भाई पटेल थे, उनका जवाब था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया। यह प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। इस दिन हमारे प्रदेश का नाम ऑफिशियली राजस्थान कर दिया गया। फिर राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे C.S. वेंकटाचारी जो एक ICS अधिकारी थे, तीसरे जयनारायण व्यास। फिर निर्वाचित मुख्यमंत्री में फर्स्ट टीकाराम पालीवाल, दूसरा जयनारायण व्यास, जो इनकी सरकार में जो टीकाराम पालीवाल थे वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं यानी डिप्टी CM। तीसरे मोहनलाल सुखाड़िया। ये मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक 17 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद आते हैं बरकतुल्ला खां। फिर लास्टवा चरण था, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था उसको भी राजस्थान में मिला लिया गया। आबू देलवाड़ा को भी राजस्थान में मिला दिया गया। मध्य प्रदेश का जो सुनील टप्पा था, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि राजस्थान को कौन सा पार्ट MP को दिया और MP से कौन सा पार्ट राजस्थान में मिलाया गया। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि जो राजस्थान का सिरोंज था वो तो MP को दे दिया गया और सुनील टप्पा जो था वो राजस्थान को दे दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। इस समय जो मोहनलाल सुखाड़िया थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। आबू दिलवाड़ा के विलय के लिए जो मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया और इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इस समिति के सदस्य थे। पहले क्या था, जो अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था, आपको पता ही है। यहाँ पे 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी। हरिबाऊ उपाध्याय इसके मुख्यमंत्री थे। वो नहीं चाहते थे कि अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो, तो इसलिए इस विलय को उन्होंने विरोध किया। बट अंत में अजमेर जो था उसको राजस्थान का 26वां जिला बना दिया गया। फिर एक विवाद फिर से चालू हुआ राजधानी को लेकर, जयपुर और फिर अब अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद होता है। इसके लिए सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। तो पहले जो समिति थी वो B.R. पटेल थी, हमने ऊपर पढ़ा था। उसका भी जो समिति का गठन किया गया था उसका भी रीजन था कि राजधानी को लेकर विवाद था। बट विवाद किस किस के बीच में था? जयपुर और जोधपुर। तो फिर जो B.R. पटेल समिति थी उसने क्या किया था कि जयपुर को तो राजधानी बनाया था, बट जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर को दिया गया था। किसकी सिफारिश पर? B.R. पटेल कमेटी की सिफारिश पर। फिर बाद में सत्यनारायण राव समिति का भी गठन होता है। इसके अन्य सदस्य B.K. गुहा और V. विश्वनाथन थे। इस समिति की सिफारिश पर वही सेम राजधानी जयपुर को रखा गया। राजस्व जो विभाग है वो अजमेर को दे दिया गया। शिक्षा विभाग बीकानेर को, कृषि विभाग भरतपुर को, वन एवं सहकारी विभाग कोटा को, खनन विभाग उदयपुर को दे दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ।
उसमें राज प्रमुख का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के पहले गवर्नर बनते हैं। फिर 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जो राजाओं को प्रिवी पर्स मिलते थे वो सारे के सारे समाप्त कर दिए गए। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। इस दिन से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग की समिति थी उसके जो मेन अध्यक्ष थे वो फजल अली और दूसरे जो मेंबर थे वो हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर जो बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य थे। तो हम लोगों ने जो राजस्थान का एकीकरण है उसको कंप्लीट किया 7 चरणों को अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। कुछ उस टाइम पे सामाजिक और राजनीतिक संगठन बने थे, तो उन्होंने समाज की जो कुरीतियाँ थीं उन पे क्या कुठागार किया था, तो हम स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज। आर्य समाज का तो आपको पता ही है, अपने मॉडर्न इंडिया में भी इनके बारे में हम पढ़ते हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1865 में राजा मदन पाल के बुलाने पर स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो करौली की यात्रा करते हैं और ये उनकी पहली राजस्थान यात्रा थी। 1881 में इन्होंने भरतपुर की भी यात्रा की। इसी वर्ष अजमेर में आर्य समाज तथा जयपुर में वैदिक धर्म सभा स्थापित की थी। कवि राजा श्यामल दास जी के बुलाने पर इन्होंने मेवाड़ उदयपुर की भी यात्रा की। महाराणा जो सज्जन सिंह थे उन्होंने गुलाब बाग उदयपुर में नौलखा महल में स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उनको रुकवाया था। वहीं पर वो रहकर स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश का जो द्वितीय संस्करण था वो वहाँ लिखते हैं। फरवरी 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई और महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया गया। कालांतर में जो परोपकारिणी सभा थी उसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और ये इम्पोर्टेंट है कि जो वैदिक यंत्रालय है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, अजमेर में। सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन था वो अजमेर से ही किया गया था। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय तथा उनके प्रधानमंत्री सर प्रताप और राव राजा हनुवंत सिंह भी स्वामी जी से प्रभावित थे। जसवंत सिंह द्वितीय की जो प्रेमिका है वो नन्नी जान, उन्होंने स्वामी जी को जहर दिया था। 30 अक्टूबर 1883 में दीपावली के दिन अजमेर में स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं आर्य समाज के कार्यकर्ता। मेवाड़ से आर्य समाज के कार्यकर्ता कौन थे? विष्णु पांड्या। अलवर से वासुदेव खंडेलवाल। जयपुर से कल्याण सिंह और श्यामलाल। भरतपुर से जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र। अजमेर से थे चांदकरण शारदा, जिनकी पुस्तकें कुछ फेमस हैं, विधवा विवाह और दलित उद्धार। और हरविलास शारदा, सुखदा देवी, ये महिला भी इससे जुड़ी हुई थी आर्य समाज के कार्यकर्ता से। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। हरविलास शारदा एक अच्छे इतिहासकार भी थे। दूसरा, देश हितैषिणी सभा की स्थापना होती है कहाँ? उदयपुर में 2 जुलाई 1887 ईस्वी को 77 ईस्वी को संस्थापक थे इसके महाराणा सज्जन सिंह। यह राजस्थान में समाज सुधार की पहली संस्था थी, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसका नाम याद रखिए, किसने इसकी स्थापना की थी, कहाँ की थी और इसका क्या उद्देश्य था, ये सब इम्पोर्टेंट है। कालांतर में अन्य रियासतों में भी ऐसे संगठन बनाए गए थे। तो अब हम चलते हैं राजपूत हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1889 में अजमेर में होती है। संस्थापक इसके AGG वॉल्टर थे। वॉल्टर जो थे वो राजपूतों में सामाजिक सुधार करना चाहते थे। इसके लिए उसने अजमेर में 2 सम्मेलन आयोजित करवाए। इस सम्मेलन में कुछ निर्णय लिए गए। वो निर्णय क्या क्या थे? बहुविवाह समाप्त किए जाने चाहिए,
विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष व 18 वर्ष तय की जानी चाहिए। 14 लड़कियों के लिए, 18 लड़कों के लिए। विवाह में जो होने वाले खर्च हैं उसको सीमित किया जाना चाहिए और त्याग प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। तो सबको पता था कि सिर्फ निर्णय है, इसकी कानूनी कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा अगर इनको फॉलो नहीं किया। तो ये जो कानूनी बाध्यता इसकी थी नहीं, इस कारण ये समाज सुधार के प्रयास लागू नहीं हो पाए थे। इसलिए 1936 में इस संगठन को ही बंद कर दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। वीर भारत सभा, इसके संस्थापक थे केसरी सिंह बारट। कभी कभी इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, 1910 ईस्वी। यह अभिनव भारत की राजस्थान शाखा थी। फिर हिंदी साहित्य समिति, इसकी स्थापना 1912 में भरतपुर में होती है। संस्थापक कौन थे? जगन्नाथ दास अधिकारी। 1927 में भरतपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। तो इम्पोर्टेंट है ये बहुत कि जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज ने सम्मेलन में भाग लिया था। फिर आता है प्रताप सभा, जिसके संस्थापक कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। ये संगठन ने हल्दीघाटी मेला लगाना प्रारंभ किया और प्रताप जयंती मनाना प्रारंभ किया था। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसकी जो स्थान था वो मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली को चुना गया। स्थापना होती है इसकी 1918 में। इसका जो मुख्यालय था वो अजमेर को रखा गया। इसके संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, नरसिंह देव सरस्वती। इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक चेतना का संचार करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और रियासतों में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना। इसके कुछ अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन होता है दिल्ली में गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में, दूसरा होता है अमृतसर में, तीसरा होता है 1920 में अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, फोर्थ होता है 1920 में ही दिसंबर के महीने में नागपुर में गणेश नारायण सोमाणी की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में जो NC केलकर थे उनको अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वह सम्मेलन में आ नहीं पाए थे। इस अधिवेशन में किसानों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन में इस संगठन को कांग्रेस की सहयोगी संस्था बना दिया गया था। फिर अब हम पढ़ते हैं राजस्थान सेवा संघ। इसका प्लेस भी इम्पोर्टेंट है और ईयर भी इम्पोर्टेंट है और कौन संस्थापक थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया RAS के एग्ज़ामों में ही। इसकी स्थापना होती है 1919 में वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक विजय सिंह पथिक थे, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी। मुख्यालय अजमेर में रखा गया इसका उद्देश्य क्या था? जनता की समस्या का समाधान करना और राजा तथा जो प्रजा है उसके मध्य सौहार्दपूर्ण जो संबंध है उसको स्थापित करना। फिर इस राजपूताना हरिजन संघ की स्थापना हुई थी 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? हरविलास शारदा, जो चांदकरण शारदा के भाई थे। फिर खांडलाई डूंगरपुर आश्रम, स्थापना 1934। माणिक्यलाल वर्मा इसके संस्थापक रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर महिला मंडल, स्थापना 1935 में उदयपुर में होती है। संस्थापक दयाशंकर श्रोत्रिय। फिर वागड़ सेवा मंदिर, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक भोगीलाल पांड्या और गौरीशंकर उपाध्याय। ये पूछ लिया जाता है कि महिला मंडल का, ये वाला इम्पोर्टेंट है, महिला मंडल की स्थापना 1935 में उदयपुर में होती है। इसके संस्थापक कौन थे? दयाशंकर श्रोत्रिय। वागड़ सेवा मंदिर पढ़ ही लिया, संस्थापक इम्पोर्टेंट है, भोगीलाल पांड्या और गौरीशंकर उपाध्याय। फिर वागड़ सेवा मंदिर, उसके बाद वागड़ सेवा संघ।
इसकी स्थापना होती है 1938 में, सेम भोगीलाल पांड्या। ये संगठन जो भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट हुआ था उसमें भाग लेता है। फिर हम पढ़ते हैं मारवाड़ लोक परिषद, स्थापना 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में होती है। उद्देश्य इसका क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, राजनीतिक चेतना का संचार करना, अधिक जो कर थे उसका विरोध करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। मारवाड़ किसान सभा, संस्थापक ये इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना कौन करता है? बलदेव राम मिर्धा। अध्यक्ष इसके मंगल सिंह कछवा थे। प्रारंभ में इस संगठन ने मारवाड़ लोक परिषद का विरोध किया था। फिर वनवासी सेवा संघ 1940 ईस्वी में, संस्थापक इसके भोगीलाल पांड्या, बुरेलाल बया और राजकुमार मानसिंह। यह संगठन जो माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से स्थापित किया गया था। इस संगठन ने जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। सर्व सेवा संघ, इसके संस्थापक थे सिद्धराज टड्ढा। महिला शिक्षा सदन 1945 ईस्वी में, स्थान इसका कहाँ था? टूंडी अजमेर। मित्र मंडल, ये इम्पोर्टेंट है, संस्थापक कौन थे? साधु सीताराम दास। तो अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अर्जुन लाल सेठी से। ये आपको पता है जयपुर के रहने वाले थे। महाराजा कॉलेज से ये अपनी डिग्री लेते हैं। मथुरा की जैन पाठशाला में ये अध्यापन का कार्य करते थे। चौमू के जो सामंत देवी सिंह थे उसके सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। जयपुर महाराजा जो माधो सिंह द्वितीय थे वो इनको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, बट इनका एक फेमस डायलॉग था। वो बोलते हैं कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा। 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया। 1907 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की। यह क्रांतिकारियों की पाठशाला भी थी। 1912 में जो अर्जुन लाल सेठी थे वो दिल्ली षड्यंत्र जो बम कांड के मुकदमे से जुड़े हुए थे। 1913 में नीमेज हत्याकांड जो हुआ था आरा में, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वेलूर जेल भेज दिया गया। इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी। इन्होंने गांधी जी का सहयोग आंदोलन में भाग लिया था। राजपूताना तथा मध्य भारत में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अपनी अजमेर यात्रा के दौरान ये गांधी जी ने इनसे मुलाकात की थी। इन्होंने जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खां को इन्होंने जयपुर में शरण दी थी। अपने अंतिम दिनों में अजमेर की एक दरगाह में अरबी व फारसी ये पढ़ाया करते थे। मृत्यु के बाद इन्हें दफनाया गया था। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है। स्त्री मुक्ति, दूसरा है शूद्र मुक्ति। नाटक हैं कुछ इनके, महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। नीमेज हत्याकांड के अन्य आरोपी मोती चंद को फांसी की सज़ा हो जाती है। विष्णु दत्त को काले पानी की सज़ा होती है। जोरावर सिंह और जयचंद जो थे वो भाग गए थे, वो पकड़ में ही नहीं आए थे। माणिक चंद और शिव नारायण को, ये दोनों सरकारी गवाह थे। केसरी सिंह बारठ, इसका जन्म स्थान देरावरपुरा खेड़ा शाहपुरा। इन्होंने मेवाड़ तथा कोटा रियासत में कार्य किया था। इनके कहने पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भी मेवाड़ रियासत में कार्य किया था। 1903 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह इसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे। उस टाइम पे केसरी सिंह जो बारठ हैं उन्होंने 13 दोहे लिखकर उनको भेजे थे, जिसको चेतावनी ना चुंगटिया कहा जाता है। ये सब पढ़ने के बाद फतेह सिंह जो थे वो दिल्ली दरबार में भाग नहीं लेते हैं। कोटा रियासत में इन्हें सुप्रिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी बनाया गया था। 1912 में कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है आरएएस के। केसरी सिंह जो बारठ थे वो कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग जो झारखंड की जेल है उसमें भेज दिया गया। इसके अन्य आरोपी कौन थे इस हत्याकांड में? रामकरण, सोमदत्त लहरी, हीरालाल जालौरी, लक्ष्मीलाल
भटनागर, ये सरकारी गवाह बन जाते हैं। कालांतर में गांधी जी के पास वर्धा, महाराष्ट्र चले गए थे। इनकी पुस्तकें कुछ इम्पोर्टेंट हैं: प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, श्यामल दास जी की जीवनी, बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद और मैजनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद। इटली का क्रांतिकारी था। केसरी सिंह बारट के शिक्षा संबंधी कुछ विचार थे। इनका विचार क्या था कि अंग्रेजी की बजाय हिंदी को वरीयता दी जाए, मेयो कॉलेज के स्थान पर क्षत्रिय कॉलेज बनाई जाए, इंग्लैंड के बजाय जापान जाया जाए। ये 1910 में वीर भारत सभा की ये स्थापना इन्होंने की थी। फिर आते हैं इनके छोटे भाई जोरावर सिंह बारट। ये केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। दिल्ली षड्यंत्र जो बम कांड मुकदमा तथा नीमच हत्याकांड से जुड़े हुए थे, लेकिन अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके। इन्होंने अपना अंतिम समय अमरदास जो बैरागी के रूप में बिताया था। फिर प्रताप सिंह बारट, यह केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। यह दिल्ली जो षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित थे। इन्हें बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। कब? 1917 में। पुलिस प्रताड़ना के कारण बरेली जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह की हिम्मत की प्रशंसा की थी। बीकानेर रियासत ने इनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। ईश्वरदान आशियाँ, ये केसरी सिंह बारट के दामाद थे। मतलब केसरी सिंह की पूरी फैमिली स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग किया था। यह दिल्ली बम कांड से संबंधित थे। क्रांतिकारी जो रास बिहारी बोस हैं, वो केसरी सिंह बारट के परिवार की ये प्रशंसा इन्होंने भी की थी। फिर अब हम पढ़ते हैं राव गोपाल सिंह खरवा। ये खरवा अजमेर के सामंत थे। रास बिहारी जो बोस हैं, वो पूरे भारत में एक साथ सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया था और राजस्थान में इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसको दे दी थी? राव गोपाल सिंह खरवा को। इन्होंने अजमेर तथा जोधपुर के राजपूत सैनिकों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन अंग्रेज़ों को इस योजना का पहले ही पता चल गया था, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। टोडगढ़ जेल अजमेर में रखा गया, लेकिन ये जेल से फरार हो जाते हैं। अंग्रेज इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं और अजमेर जेल भेज दिया गया। कालांतर में उसके बाद शाहजहाँपुर या तिहाड़ जेल यूपी में इनको भेज दिया था। फिर अब हम पढ़ते हैं विजय सिंह पथिक। इसका तो आपको पता ही है, इनको जो किसानों के लिए इन्होंने कितना इम्पोर्टेंट बलिदान दिया था। इनको राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक भी कहा जाता है। जन्म स्थान इनका कहाँ था? गुठावली, बुलंदशहर, यूपी। वास्तविक नाम इनका क्या था? भूप सिंह। रास बिहारी बोस ने इन्हें राजस्थान में क्रांति के लिए भेजा था। प्रारंभ में ये क्या था? गोपाल सिंह जो खरवा थे उनके सहयोगी थे। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में रखा और लेकिन ये जेल से भी फरार हो गए थे। इन्होंने ओछड़ी यानी चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। इन्हें राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। ये वीर भारत समाज की स्थापना की थी इन्होंने। इनकी कुछ पुस्तकें: अजय मेरू, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, बाल मुकुंद बिस्सा। इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी और भूखे रहने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म पीलवा नागौर में होता है। नागौर में चरखा संघ तथा खादी भंडार की स्थापना की। जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना भी इन्होंने की थी। 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। बालकृष्ण कौल ने अजमेर जेल में भी भूख हड़ताल की थी। अब हम पढ़ते हैं सागरमल गोपा, जिनको जेल में जिंदा जला दिया था। यह जैसलमेर के रहने वाले थे। इन्होंने राजतंत्र तथा अंग्रेजी जो शासन है उसका विरोध किया था। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एक एक करके हम पढ़ते हैं। आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जैसलमेर और जो हैदराबाद रियासतें थीं उन्होंने इनके प्रवेश पर पाबंदी लगाती थी।
कालांतर में इन्हें जैसलमेर में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला तथा जयनारायण व्यास को पत्र लिखे थे। 4 अप्रैल 1946 को इनको जिंदा जेल में जला दिया जाता है। इस हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया था। फिर रमेश स्वामी बेगार विरोधी आंदोलन के दौरान ये भरतपुर के थे। इनकी हत्या कर दी गई, बस द्वारा इनको कुचल दिया गया था। शांतिलाल व आनंदीलाल 5 अप्रैल व 1948 को उदयपुर में पुलिस फायरिंग में इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। फिर रामकरण, लूणकरण व खूबराम 20 मई 1948 को मोरीजा जयपुर में पुलिस फायरिंग में ये शहीद हो गए थे। फिर अब हम पढ़ते हैं ज्वाला प्रसाद शर्मा के बारे में। 1 सेकंड स्क्रीन पर टच हो गया है, तो वापस इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें वो ज़्यादा डेटा स्टोरेज की वजह से हैंग हो रहा है, तभी स्टार्ट हो जाएगा 1 मिनट में। ज्वाला प्रसाद शर्मा अजमेर के निवासी थे। ये HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ये इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें ये पढ़ा जाता है, HSRA। इन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग भी लिया था। मेयो कॉलेज बम कांड, डोगरा कांड और अजमेर रेल हड़ताल। दामोदर दास राठी या पोकरण जैसलमेर के निवासी थे। इन्होंने ब्यावर में कई संस्थाओं का स्थापना की थी, जैसे कि कृष्णा मिल बनाई जो कि सूती कपड़ों की मिल थी, नागरी प्रचारिणी सभा, सनातन धर्म विद्यालय और होम रूल लीग में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। इनके कहने पर जो अजमेर के कमिश्नर ने कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनुमति भी दी थी। स्वतंत्रता सेनानियों को ये धनराशि प्रदान करते थे। दामोदर दास राठी, नरसिंह दास अग्रवाल और दीसूलाल जाजोदिया को स्वतंत्र संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। फिर है हरिबाऊ उपाध्याय। 1945 में हटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। इनका समाचार पत्र बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका नाम था त्याग भूमि, जो अजमेर से प्रकाशित होता था। इसमें क्या होता था तो जो गांधीवादी जो विचार थे उनको प्रोत्साहन दिया जाता था। दूसरा, महिला सशक्तिकरण की इसमें बढ़ावा दिया जाता था। फिर अब हम पढ़ते हैं जमनालाल बजाज के बारे में। जन्म स्थान इसका काशी का बास सीकर। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था। ये खुद को गुलाम नंबर 4 भी कहते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज जो थे उन्होंने तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए जमा करवाए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जो जमनालाल बजाज ने अपनी जो उपाधि थी राय बहादुर की वो लौटा दी थी। बजाज ने मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपये दिए थे। 1927 में बलवंत सांवला राम देश पांडे के साथ मिलकर अमरसर जयपुर में चरखा संघ की इन्होंने स्थापना की थी। फिर अब आते हैं हीरालाल शास्त्री जो नेवाई टोंक में 1927 में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। जो अभी जीवन कुटीर को अभी जो वनस्थली विद्यापीठ है उसमें बदल दिया गया, जो कि महिला शिक्षा के लिए समर्पित संस्थान है। वनस्थली जो विद्यापीठ है वो अपनी पंचमुखी शिक्षा के लिए जाना जाता है। गीत इनका है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। आत्मकथा इनकी है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। अब हम कुछ जो महिलाएं थीं उन्होंने जो स्वतंत्रता में योगदान दिया था उनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अंजना देवी चौधरी से, जिनका जन्म स्थान श्री माधोपुर सीकर था। इन्होंने मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। इसके साथ इन्होंने जो नमक सत्याग्रह था उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया। यह रियासती राजस्थान की प्रथम महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आती हैं रमा देवी जोशी, जिनका जन्म स्थान जयपुर था। पति लादूराम जोशी। इन्होंने जो विधवा पुनर्विवाह किया था।
बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा तब इन्होंने जवाब दिया था कि जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे मैं यहाँ बार बार आती रहूँगी। इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गिरफ्तार किया गया था। तो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि किस महिला को बिजौलिया किसान आंदोलन और साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। तो इनका करेक्ट आंसर था उस टाइम पे रमा देवी जोशी। फिर अब हम पढ़ते हैं जानकी देवी बजाज के बारे में। इनका जन्म स्थान जावरा MP था। इन्होंने अपना लंबे समय जो था वर्धा महाराष्ट्र में बिताया था। 1944 में इन्हें जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें गौ सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने जो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था। इन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया था। 1956 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था, जो कि राजस्थान की प्रथम महिला थी पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली। और जो रतन शास्त्री थी वो पद्मश्री से सम्मानित हुई थी और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी पद्मश्री प्राप्त करने वाली, पद्मश्री। और इनको पद्म भूषण भी मिलता है 1975 में। तो इनका जन्म स्थान क्या था? खाचरोद MP। जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवार की सेवा की थी। फिर अब हम पढ़ते हैं नारायणी देवी वर्मा। जन्म स्थान इनका सिंगोली MP। ये 1944 में इन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। फिर आती हैं शांता त्रिवेदी, जो उदयपुर से संबंधित थी। इम्पोर्टेंट है कि शांता त्रिवेदी कहाँ से संबंधित थी? उदयपुर से। इन्होंने कहा था कि आर्थिक अधिकारों के बिना महिलाओं के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी शांता त्रिवेदी। उसके बाद आती हैं सुशीला त्रिपाठी, जो भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण नहीं किया गया था तब इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भेजा गया था। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट महिलाएं आती हैं तो वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से वो संबंधित थी। जैसे सावित्री देवी भाटी जोधपुर से, महिमा देवी किंकर जोधपुर से, रमा कौर जोधपुर से, सिरे कंवर जोधपुर, कमला स्वाधीन कोटा, कुसुम गुप्ता कोटा, प्रकाशवती सिन्हा अजमेर, दुर्गावती शर्मा जयपुर, इम्पोर्टेंट है ये, सरस्वती बोहरा भरतपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी इम्पोर्टेंट हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के कुछ मुख्य समाचार पत्र। तो इनका क्या क्या कहाँ से प्रकाशित होते थे और इनका क्या उद्देश्य था। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले मजहरुल सरूर, जो 1849 ईस्वी में भरतपुर राज्य द्वारा हिंदी व उर्दू में प्रकाशित होता था। दूसरा पढ़ते हैं जोधपुर गवर्नमेंट गजट, जो 1864 में, जोधपुर नाम से ही लिखा है तो जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित होता था। मारवाड़ भी जोधपुर द्वारा प्रकाशित होता था। मरुधर मित्र जोधपुर 1866 में। उदयपुर गजट ये 1869 में मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित था। 1879 में मेवाड़ महाराणा जो सज्जन सिंह थे उन्होंने इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। पहला ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। सर्वहित 1890 में बूंदी राज्य द्वारा प्रकाशित था। इसमें मुद्रण संख्या लिखी जाती थी। ये इम्पोर्टेंट है। जो सर्वहित है वो कहाँ से था? बूंदी से। राजपूतान अखबार, राजतुल तालीम 1856 में कन्हैयालाल द्वारा जयपुर से हिंदी व उर्दू में प्रकाशित था। फिर अब हम पढ़ते हैं देश हितैषी। देश हितैषी जो था वो 1856 में कन्हैयालाल द्वारा जयपुर से हिंदी व उर्दू में प्रकाशित था। फिर उसके बाद देखते हैं देश हितैषी जो 1882 में मुन्ना लाल वर्मा द्वारा ये अजमेर से प्रकाशित किया गया था। फिर राजपूताना गजट के लिए 1885 में मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा अजमेर से प्रकाशित था। सरकार की आलोचना करने के कारण इन्हें जेल भेज दिया गया।
मोती बेगम, ये इम्पोर्टेंट है, मोती बेगम जो है वो राजपूताना गजट समाचार पत्र से जुड़ी हुई थी। तो मोती बेगम नामक महिला पत्रकार भी इससे जुड़ी हुई थी। फिर अब हम पढ़ते हैं राजपूताना हेराल्ड, जो 1885 में हनुमान सिंह द्वारा अजमेर से प्रकाशित था। यह अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था जिसने राजनीतिक चेतना का संचार किया था। तो अंग्रेजी का पहला कौन सा था? राजपूताना हेराल्ड। इसमें जो एजीजी थे और जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की थी। फिर अब हम पढ़ते हैं राजस्थान जो समाचार था उसके बारे में। ये कहाँ से? अजमेर से प्रकाशित था, समर्थदान चारण द्वारा। पहले यह साप्ताहिक समाचार पत्र था लेकिन 1904 में इसे दैनिक कर दिया गया। पहले यह आर्य समाज का समाचार पत्र था लेकिन बाद में यह राजनीतिक जो खबरें हैं वो भी प्रकाशित करता था। 1896 में क्या होता है, जो अंग्रेज़ों ने झालावाड़ के जो शासक थे जालिम सिंह द्वितीय उसको हटा दिया था और इस समाचार पत्र ने इस घटना की आलोचना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि किस समाचार पत्र में झालावाड़ के जो शासक थे जालिम सिंह द्वितीय उसकी आलोचना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर था उस टाइम पे राजस्थान समाचार। फिर राजस्थान केसरी, अक्टूबर 1920 में विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा से इसकी शुरुआत होती है। नामकरण केसरी सिंह बारठ के नाम पर हुआ था। जमनालाल बजाज जो थे इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प की थी। संपादक इसके कौन थे? विजय सिंह पथिक। उप संपादक रामनारायण चौधरी। जब विजय सिंह पथिक अजमेर आ गए थे तब सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका प्रकाशन किया था। कालांतर में बाद में से अजमेर से भी प्रकाशित किया गया था, 1922 में से बंद कर दिया गया। फिर है नवीन राजस्थान, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। क्या पूछा है कि जो नवीन राजस्थान था विजय सिंह पथिक द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया। संपादक इसके क्या कौन थे? किशोर सिंह वर्मा। यह राजस्थान सेवा संघ का मुख्य समाचार पत्र था। 1923 में इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसलिए इसे तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित किया गया था। पिछले साल ही पूछा गया है कि नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान किया, ये इम्पोर्टेंट है। उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि तरुण का नवीन किया था या नवीन का तरुण किया था। तो आप याद रखिए, पहले नवीन था उसका नाम बदल के तरुण किया था। फिर तरुण राजस्थान वही सेम 1923 में रामनारायण चौधरी शोभालाल गुप्त द्वारा अजमेर से प्रकाशित था। इसमें किसान जो आंदोलनों की खबरें प्रकाशित होती थी। मदन सिंह और नैनूराम शर्मा भी इससे जुड़े हुए थे। इसे जयनारायण व्यास ने ब्यावर से प्रकाशित किया था। फिर अब हम पढ़ते हैं यंग राजस्थान के बारे में। 1929 में रामनारायण चौधरी शोभालाल गुप्त द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया था। आर्य मार्तंड 1923 में राम साय शर्मा अजमेर से, इसमें विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित था। फिर राजस्थान या राजस्थान वीकली 1923 में ऋषि दत्त मेहता ब्यावर से प्रकाशित करते थे। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था जो हाड़ौती क्षेत्र में जागरूकता के लिए चलाया गया था। फिर लोकवाणी जो जमनालाल बजाज की याद में देवी शंकर तिवाड़ी ने जयपुर से प्रकाशित किया था। फिर त्याग भूमि, इसके बारे में हमने पहले ऊपर पढ़ भी लिया था कि 1927 में हरिबाऊ उपाध्याय क्षेमानंद राहत द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया था। गांधीवादी विचारधारा को इसमें प्रोत्साहन किया जाता था। महिला सशक्तिकरण के लिए भी इसको बढ़ावा दिया जाता था। इसमें 64 में से जो 16 पृष्ठ थे वो महिलाओं के लिए ही थे। आदि दुनिया नाम से प्रकाशित किए जाते थे। फिर नवज्योति 2 अक्टूबर 1936 रामनारायण चौधरी अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। कालांतर में जो कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी भाई द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। फिर है नवजीवन नारायण सिंह कनक मधुकर द्वारा अजमेर से प्रकाशित। प्रजासेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जोधपुर से। जय भूमि 1940 गुलाब चंद काला जयपुर से इसका प्रकाशन होता था। जयपुर समाचार 1942 में श्यामलाल शर्मा जयपुर से। राजस्थान हेराल्ड 1942 केसरलाल जैन जयपुर से, ये इम्पोर्टेंट है। प्रचार 1942 में प्रियतम कामदार द्वारा अजमेर से।
ध्येय वाक्य क्या था इसका? चोर, पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं, लेकिन जो प्रचार है वो पब्लिक की सर्च लाइट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रियासती, ये आगे आने वाले एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। रियासती जो है वो सुमनेश जोशी द्वारा कहाँ से था? जोधपुर से। इसने जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर को प्रकाशित किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। वैभव, ये आपको पता है, भरतपुर रियासत से संबंधित था। और दूसरा विजय, जो जैसलमेर से संबंधित था। तो जगन्नाथ दास द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। फिर है विश्वामित्र, फूलचंद अग्रवाल कलकत्ता से, समाज सुधार से संबंधित खबरें प्रकाशित थी। विजय जैसलमेर से और जय हिंद कोटा से। तो गाइस, हमारी जो राजस्थान की क्विक रिवीजन क्लासेस थी हिस्ट्री की, वो आज कंप्लीट होती हैं। तो ये क्लासेस अगर आपके लिए आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 30 से 40 मिनट की ये सारी क्लासेस हैं, आप इनसे सुन के रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर ये आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएंगी, तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर नाउ।